आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को। हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पार्ट नंबर 1 को आज पढ़ेंगे, विच इज़ स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड। बट बिफोर दैट, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आई वांट टू टेल यू फ्यू थिंग्स एंड मैं आपसे जो बातें करना चाहता हूँ वो कुछ ऐसी हैं दैट सी, ये जब हम इसको पढ़ेंगे तो 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड नॉट टू मेक एनी रनिंग नोट्स, तो रनिंग नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गिव यू द समराइज नोट्स जब हम इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर देंगे। सो आपको कोई भी रनिंग नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, watch these videos like you watch web series, so you need not to take pressure। तो आपको प्रेशर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये वीडियोस ऐसी देखनी जैसे ही आप वेब सीरीज़ देखते हैं। एंड थर्ड थिंग, आई विल टेल यू एवरीथिंग कि जो भी आपको याद रखना है मैं उसको, जो आपको छोड़ना है, एक्चुअली दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ याद रखनी है एंड ये चीज़ छोड़नी है। तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है एंड क्या चीज़ छोड़नी है। एक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें याद रखनी होती है एंड दूसरे टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ ओनली लिंकिंग इन्फॉर्मेशन, कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो कनेक्ट करती है दो चीज़ों को, वो तो उस केवल कनेक्ट करने के लिए होती है। ओके, सो इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सिलेबस से। सो प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं हाउ वी डिवाइड द सिलेबस। सो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मॉड्यूल, दिस इज़ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड इसका पार्ट नंबर 1 था हमारा स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड, जिसका सब पार्ट नंबर 1 जिसमें हमने स्टोन एज देखना था। स्टोन एज के 4 कॉन्सेप्ट्स थे। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइमलाइन, सेकेंड कॉन्सेप्ट विल बी पैलियोलिथिक एज एंड थर्ड कॉन्सेप्ट विल बी मेसोलिथिक एज। फोर्थ होगा जो जिसमें हम नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बट बिफोर दैट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे ह्यूमन इवॉल्व करता है फ्रॉम पैलियोलिथिक एज टू मेसोलिथिक एज एंड देन नियोलिथिक एज। तो कैसे हम एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं, कैसे हम टेमिंग एंड हर्डिंग ऑफ एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनकी कैसे हम टेमिंग करते हैं, कैसे उनको हर्ट करते हैं, आज उसके बारे में सीखेंगे। आज हम जानेंगे कि आज से 2 मिलियन BC, 2 मिलियन BC ईयर्स बिफोर ह्यूमन कैसे रहते थे, हाउ दे लिव इन दी इन दी केव्स, वो केव्स में कैसे रहते थे। आज हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट को। सो कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा हमारा टाइमलाइन। तो टाइमलाइन कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो अब हम टाइमलाइन देखेंगे, बट बिफोर टाइमलाइन से पहले आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, BC एंड AD इसके बारे में। तो मैं ये कन्फ्यूज़न पहले आपकी क्लियर करना चाहता हूँ कि BC का मतलब क्या होता है एंड AD का मतलब क्या होता है। सिंपल सा ही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको समझते हैं। BC को पहले हम इसको बिफोर क्राइस्ट कहते थे। हम क्यों कहते थे, मैं ये आपको बताऊँगा अभी कि इसको बिफोर क्राइस्ट क्यों कहते थे। अब इसको बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा कहते हैं अभी इसको। AD फॉर एना डोमिनी। सो इसको समझते हैं ये क्या होता है। तो अगर मैं इसको एक टाइमलाइन मान लूँ, दिस इज़ द टाइमलाइन, तो यहाँ पर मैं इसको 0 मानूंगा। अब यहाँ पर हम 0 पे मानते हैं, इस 0 को हम मानते हैं कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। इट वॉज द टाइम व्हेन जीसस क्राइस्ट बॉर्न। तो यहाँ पर उनका बर्थ होता है, इसको हम 0 मानते हैं। ठीक, लेफ्ट साइड के टाइमलाइन को हम कहते हैं बिफोर जीसस क्राइस्ट, नॉट जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले, इसको बिफोर, और ये आफ्टर, तो इसको आफ्टर कहेंगे। और आज हम कौन सी ईयर में जी रहे हैं, 2023, 2023। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लेके आज तक कितने साल हो चुके हैं, 2023 ईयर्स हो चुके हैं। तो अगर मैं आपको अगर कभी बोलूं दैट कि 100 साल पहले कोई इंसिडेंस हुआ था, या मैं बोलूं कि आज से लगभग 300 BC पहले जो थे वो मौर्यन एम्पायर एग्जिस्ट करता था। तो 300 BC पहले का मतलब यहाँ पर कहीं
तो इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आज से कितने साल पहले, तो 2023 ईयर्स हो चुके हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लेके आज तक। एंड 3000 BC मतलब 300 साल पहले, मतलब बर्थ से पहले। तो आज मैं कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ लगभग 2323 ईयर्स बिफोर। मैं मतलब 23 साल पहले की बात कर रहा हूँ जब मैं कहता हूँ कि 300 साल पहले यहाँ पर मौर्यन एम्पायर एग्जिस्ट करता था। तो इसको कहते हैं 300 BC। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कहीं कि 100 AD, 100 AD का मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लेके 100 साल, अगर 100 साल का टाइम पीरियड निकल चुका है तो इसको कहते हैं 100 AD। मतलब इसमें से इसको माइनस करना, फिर कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं? 2023 में 100 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो उस उतने साल की मैं पहले की बात कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं BC एंड AD। BC मतलब बिफोर कॉमन एरा, मतलब क्राइस्ट के बर्थ से पहले की बात हो रही है। एंड अगर मैं कहता हूँ AD तो इसका मतलब क्राइस्ट के बर्थ के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सिंपल था और आई होप इसमें आपको अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। तो यही था BC एंड AD। नाउ अब हम पढ़ेंगे एक्चुअली में कॉन्सेप्ट को, टाइमलाइन पढ़ना शुरू करेंगे। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ होता है लगभग 4600 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 4600 मिलियन साल पहले फॉर्मेशन ऑफ अर्थ होता है। आप पूछेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ रिलेटेड थियरीज़ भी हम पढ़ते हैं, तो मैं कहूँगा हाँ, बट वो जियोग्राफी में पढ़ते हैं। जियोग्राफी जब हम जनरल जियोग्राफी पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम पे हम फॉर्मेशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड जो थियरीज़ हैं, बिग बैंग थियरी एंड और भी एक दो थ्योरीज़ हैं जो मेजर थ्योरीज़ हैं, उनके बारे में हम वहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम उसके बारे में नहीं पढ़ते, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, हाउ ह्यूमन इवॉल्व विद द टाइम। ओके, तो लगभग 4600 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ फॉर्म होती है। लगभग 3500 मिलियन ईयर्स साल पहले फर्स्ट लाइफ अपीयर इन अर्थ। तो फर्स्ट लाइफ कब होती है? लगभग 3500 मिलियन साल पहले। अगेन इस में से कुछ भी याद नहीं रखना। अब क्या होता है, 6 मिलियन साल पहले फर्स्ट मैन जो हो अपीयर होता है अफ्रीका में, बट इट वाज लाइक एप ओनली। तो वो एप के जैसे दिखते थे। अगेन यहाँ पे भी कोई कुछ भी याद नहीं करना है। सो अब स्टार्ट होता है 2 मिलियन BC से। 2 मिलियन BC में होता क्या है कि इट वाज द टाइम व्हेन फर्स्ट मॉडर्न मैन अपीयर्ड इन अफ्रीका। तो फर्स्ट मॉडर्न मैन लगभग 2 मिलियन BC में अपीयर होता है। एंड 2 मिलियन BC से अब हम ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे। तो 2 मिलियन BC से लेकर लगभग 4000 BC तक इसको हम कहते हैं क्वाटरनरी फेज। क्वाटरनरी फेज, अब क्वाटरनरी फेज को हमने ब्रेक किया हुआ है। पहला जो है फ्रॉम 2 मिलियन BC टू 12,000 BC, इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं पेलियोलिथिक एज। फ्रॉम 12,000 BC टू 10,000 BC आगे आएगा 10,000 BC, इसको कहते हैं मीजोलिथिक एज। एंड फ्रॉम 10,000 BC टू 4,000 BC इसको कहते हैं हम नियोलिथिक एज। आगे की स्लाइड में ये सब आएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस पूरे टाइम को हम स्टोन एज कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा हम इसको स्टोन एज क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इस टाइम पे जो स्टोन था वो मेजर टूल था। स्टोन वॉज द मेजर सोर्स फॉर द टूल्स। तो इसलिए जितने भी टूल्स बनते थे उस टाइम पे, जितने भी टूल्स ह्यूमन यूज़ करता था वो स्टोन के बने होते थे, इसलिए इसको हम स्टोन एज कहते हैं। तो इसलिए इसको स्टोन एज कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि तो फिर इस पूरे टाइमलाइन को हम स्टोन एज ही क्यों नहीं कहते? क्यों इसको ब्रेक किया हुआ है पेलियोलिथिक एज में, मीजोलिथिक एज में, नियोलिथिक एज में? सो अब होता क्या है, 2 मिलियन BC से 12,000 BC बहुत लंबा टाइम है एंड इस टाइम में क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि क्यों इनका नाम हमने ऐसे रखा हुआ है। तो क्लाइमेट में जब चेंजेस आते हैं तो एक्चुअली में फ्रॉम 2 मिलियन BC टू 12,000 BC ये जो टाइम पीरियड है ये आइस एज भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इस टाइम पे अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम था। तो इस टाइम पे ह्यूमन जो है वो अपनी सराउंडिंग के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। तो इस टाइम पे ह्यूमन जो है ओनली हंटिंग करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे इस टाइम तक।
बट होता क्या है 12,000 BC में कि अब जो है यहाँ से वार्म कंडीशन अर्थ में चेंजेस आने लगते हैं। अर्थ जो है वो वार्मर कंडीशन की तरफ बढ़ती है अर्थ, एक्चुअली अर्थ की कंडीशन चेंज होने लगती है। सो अब यहाँ से ह्यूमन जो है वो अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ से अब ग्रासलैंड्स बनने शुरू हो जाएंगे और फिर जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनकी संख्या भी बढ़ने लगेगी। द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स विल इंक्रीज और वाइल्ड एनिमल्स जो ह्यूमन के सेटलमेंट्स के करीब भी आने लगेंगे। अब क्या होगा? फ्रॉम 12,000 BC टू 10,000 BC इसको कहते हैं हम मीजोलिथिक एज, एंड फ्रॉम 10,000 BC टू 4,000 BC तक इसको कहते हैं हम नियोलिथिक एज। मीजोलिथिक से लेके नियोलिथिक एज में भी बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, ह्यूमन बिकम द फार्मर। अब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है तो इसलिए उसको हम नियोलिथिक एज कहते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, इन इस टाइमलाइन को, इन फेजेस को अलग अलग नामों से इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, ह्यूमन इवॉल्व कर रहा था विद द टाइम। फ्रॉम पेलियोलिथिक एज टू मीजोलिथिक एज ह्यूमन इवॉल्व करता है, इसीलिए इनका अलग अलग नाम है। तो आई होप आपको ये समझ आया। इस स्लाइड में से कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं रखनी है, दिस इंफॉर्मेशन जस्ट टू नो। ठीक है, आपको समझ आएगा। सेकेंड, अब 2 मिलियन BC से हम चलेंगे 12,000 BC तक। इसको हमने पहले ही पढ़ा, इसको कहते हैं पेलियोलिथिक फेज। पेलियोलिथिक फेज को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे लोअर पेलियोलिथिक, फिर मिडिल पेलियोलिथिक, फिर अपर पेलियोलिथिक। अगेन नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग। अब फ्रॉम 2 मिलियन BC टू 4,000 BC मैंने जैसे आपको बताया, इसको कहते हैं स्टोन एज। एंड वाई स्टोन एज? बिकॉज स्टोन वॉज द मेजर सोर्स ऑफ द टूल्स। जो टूल्स बनते थे वो स्टोन के बने होते थे। From 12,000 BC to 10,000 BC, Mesolithic age, and from 10,000 BC to 4,000 BC, it is Neolithic age. अब 4,000 BC के आसपास होता क्या है कि हमें न्यू मेटल्स के बारे में पता चलता है, वो है कॉपर एंड ब्रॉन्ज। एंड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है चैल्कोलिथिक फेज। एंड दिस चैल्कोलिथिक फेज, यहीं पर ही हमें किसके बारे में पता चलता है? IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ चैल्कोलिथिक फेज। From 4,000 BC to 1500 BC इसको कहते हैं चैल्कोलिथिक फेज। अब 1500 BC में, 1500 BC के अराउंड, एक्चुअली 1500 से 1000 BC के अराउंड हमें आयरन के बारे में पता चल जाता है। आयरन के बारे में जैसे ही हमें पता चलता है तो इसको हम कहते हैं आयरन एज। और यही टाइम था जब आर्यन यही एक्चुअली वो टाइम है जब आर्यन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली आर्यंस का टाइम था। ठीक, आगे इसको हम पूरा पढ़ेंगे। सो दिस वाज द टाइम फ्रॉम 1500 BC से लेकर आर्यन टाइम होता है। ठीक, ओके। तो आई होप आपको ये समझ आया। अब चलते हैं आगे। अब हम पहुंचते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो कि है पेलियोलिथिक एज। अब पेलियोलिथिक एज में मैं पहले ही आपको बता दूं, ये जितने भी हम एजेस पढ़ेंगे इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट साइट्स बताऊंगा और इंपॉर्टेंट साइट्स में मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, तो आपको केवल वही याद रखना है। तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है। हर इन्फॉर्मेशन, आई रिपीट, हर इन्फॉर्मेशन याद करने के लिए नहीं होती है। एंड मेजर प्रॉब्लम जो लोग पढ़ते हैं उनका यही प्रॉब्लम है मेजर, उनको नहीं बिल्कुल भी मतलब छांटनी नहीं आती इन्फॉर्मेशन की, कौन सी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है एंड कौन सी छोड़नी है। सो आई एम हियर टू टेल यू कौन सी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है आपको, कौन सी इंपॉर्टेंट है एंड कौन सी नहीं। तो हम यहाँ पर हैबिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट साइट्स एंड उनकी फाइंडिंग्स, जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ हैबिटेशन साइट? दिस इज़ द टर्म। अगेन इसको याद नहीं रखना। देखो, हैबिटेशन साइट का मतलब सिंपल क्या, जहाँ पर वो लोग रहते होंगे। वो कहाँ रहते थे? रॉक्स एंड शेल्टर्स में रहते थे। तो रॉक्स एंड शेल्टर्स को हम हैबिटेशन साइट कहते हैं। दैट्स इट, याद रखने की चीज़ नहीं थी। दूसरा टर्म है फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री मतलब जहाँ पर कुछ माल बने, कुछ सामान बने। तो ये लोगों का सामान मेन क्या था, टूल क्या था? इट वॉज स्टोन टूल्स थे जो बनाते थे। स्टोन टूल्स थे मतलब इनको अच्छा स्टोन चाहिए, है ना। ह्यूमन हमेशा से तेज रहा है ना दिमाग से, तो इनको अच्छे टूल्स चाहिए। तो अच्छे टूल्स के लिए इनको अच्छा स्टोन चाहिए। तो अच्छे स्टोन जहाँ भी मिलता होगा उसको ये क्या कहते रहेंगे? फैक्ट्री साइट। दैट्स इट।
तो फैक्ट्री साइट वो साइट्स थी जहाँ पर इनको, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जहाँ पर इनको अच्छे टूल्स मिलते थे और वहाँ पर वो उन स्टोन से टूल बनाते थे। दैट्स इट, इतना ही हमें याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है। नेक्स्ट, सो अब आप हम पहुँच चुके हैं इंपॉर्टेंट साइट्स पे। सो सबसे पहली साइट एंड सबसे पुरानी साइट जो हमें मिली है वो जो कि है भीमबेटका केव्स। अब हम पढ़ रहे हैं पेलियोलिथिक एज, तो पेलियोलिथिक एज की सबसे पहली साइट क्या है? भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ है? एमपी में। एमपी में कहाँ पर? नर्मदा रिवर के पास। बस इतना ही याद रखना, ये भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर हाँ स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता, बट स्टेट पीसीएस के लिए हो सकता है कि ये पूछा जाए, ठीक है। ओके, फर्स्ट साइट हमें पता चली विच इज़ भीमबेटका। एंड भीमबेटका कहाँ है? एमपी में है। एंड एमपी में भी कहाँ पर है? नर्मदा रिवर। एंड दिस इज़ द ओल्डेस्ट पेलियोलिथिक साइट जो कि हमें मिली है। ओके, इसके बारे में तो हमें पता ही है, रॉक पेंटिंग्स के बारे में, जो एंशिएंट ह्यूमन था वो उस पे दीवारों पे रॉक पेंटिंग्स बनाते थे। और वो पेंटिंग्स कैसे होती थी? वाइल्ड एनिमल्स की पेंटिंग होती थी एंड वॉर प्रोसेशंस, जिसमें वो हंटिंग कर रहे हैं, हंटिंग सीन्स होते थे, तो ऐसी वो पेंटिंग्स बनाते थे। तो ह्यूमन ऑलवेज बड़ा ही क्यूरियस रहा है अबाउट दिस सराउंडिंग, और वो बड़ा ही मतलब आर्टिस्ट रहा है ह्यूमन पहले से ही, तो ये वो करते थे। दैट्स इट, अगेन याद रखने वाली चीज़ नहीं है, ये हमें जनरल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होती है कि ह्यूमंस उस टाइम पे क्या क्या करते थे। ओके, इम्पॉर्टेंट साइट हंस की। अब हमें क्या याद रखना है? पेलियोलिथिक पहली साइट हमने कौन सी रखी थी? भीमबेटका, वो हमें पड़ी थी। दूसरी साइट कौन सी है? हंसगी। हंसगी कहाँ है? कर्नाटका में। कर्नाटका में कहाँ पर? तुंगभद्रा रिवर के पास। बस ये याद रखना, तुंगभद्रा रिवर के पास कर्नाटका में हंसगी है। दैट्स इट, आपको इतना याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखा। अगेन यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछे जाते, बट स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ दी जो ये पूरा है, ये स्टेट पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए तो है ही, स्टेट पीसीएस में भी यहीं से आएगा जो भी आएगा, एंड यूपीएससी के लिए है। इवन ये एसएससी वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, एसएससी एंड जो लोअर एग्जाम्स है वो भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, वो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड थिंग, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ना ही एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत है। यही इन्फॉर्मेशन है, यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई भी रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें नहीं डाली हुई है, तो इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली जो साइट हमें मिली है वो मिली है कुरनूल। इंपॉर्टेंट साइट है कुरनूल, ठीक है। अब तो पहली हमने भीमबेटका पढ़ी थी, दूसरी हमने हंसगी पढ़ी थी, एंड थर्ड इज कुरनूल। कुरनूल जो है वो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ बट मैं आपको बता देता हूँ। कुरनूल इज़ इन आंध्र प्रदेश। एंड इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिली है यहाँ पर, हमें क्या मिली है? अबाउट फायर। तो फायर के बारे में हमें कहाँ से मिलता है पता? कुरनूल। कुरनूल इज़ अ इम्पॉर्टेंट पेलियोलिथिक साइट जो कि आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट फायर। तो फायर के बारे में हमें यहाँ पता चलता है। दैट्स इट, इतना याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगली जो इम्पॉर्टेंट साइड है वो है पाटने। पाटने इज़ इन महाराष्ट्र, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, वैसे पढ़ लेना इसको बाद में। पाटने इज़ इन महाराष्ट्र, एंड पाटने में हमें क्या मिला है? ऑस्ट्रिच के एग सेल्स मिले हैं। दैट्स इट, इतना याद रखना है। तो ये पाटने पेलियोलिथिक साइड है, ऑस्ट्रिच एग सेल्स मिले हैं पाटने में। दैट्स इट, अगेन नो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल रही है, कोई भी रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। 4 साइट्स हो गई पेलियोलिथिक की, 4 ही साइट्स हैं, यही याद रखनी है। ओके, तो अर्लीस्ट ह्यूमन क्या करते थे? हंटिंग करते थे एंड गैदरिंग करते थे। ये तो हमने बताया, पेलियोलिथिक टाइम पे ह्यूमन जो है हंटिंग एंड गैदरिंग ही करते थे, एंड पेंटिंग तो वो करते ही थे ऑब्वियसली। तो 3 ही काम थे मेजर इनके, हंटिंग, गैदरिंग एंड पेंटिंग। दैट्स इट, ठीक है। ओके, एक इंपॉर्टेंट टर्म हमें याद रखना है विच इज़ मेगालिथ। तो मेगालिथ कुछ नहीं होता, मेगालिथ एक्चुअली एक स्ट्रक्चर है जो प्री हिस्टोरिक टाइम पे बनाया जाता था, एंशिएंट ह्यूमन बनाते थे, और ये जो स्ट्रक्चर बनते थे वो बड़े बड़े मोटार से बनते, बड़े बड़े पत्थरों से ये स्ट्रक्चर्स बने होते थे। और यहाँ पर कोई भी कंक्रीट या मोटार्स एंड कोई भी कंक्रीट यूज़ नहीं किया होता था, ठीक इन्होंने, ठीक है।
को भी मोटार एंड कंक्रीट यूज़ नहीं किया होता था, और ये बड़े बड़े पत्थरों का एक स्ट्रक्चर है। तो अगेन याद रखने वाली चीज़ कुछ नहीं है, बट जब भी आपको सुनने को आए कि व्हाट इज़ मेगालिथ, देन आपको पता होना चाहिए इट्स अ स्ट्रक्चर मेड बाय बिग स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थरों से ये स्ट्रक्चर्स बने होते थे। ओके, इसी के साथ हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 खत्म कर दिया। वी हैव रीच टू द कॉन्सेप्ट नंबर 3, जो कि है मीजोलिथिक एज। तो हम पेलियोलिथिक को हम ख़त्म कर चुके हैं। पेलियोलिथिक में हमने 4 इंपॉर्टेंट साइट्स पढ़ी थी, और हमने जाना कि पेलियोलिथिक ह्यूमन जो है क्या काम करता था, हंटिंग, गैदरिंग एंड पेंटिंग। तो हमने इसके बारे में जाना। दिस वॉज द पेलियोलिथिक पीरियड। नाउ वी हैव रीच टू द मीजोलिथिक एज। अब मीजोलिथिक एज, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या हो रहा था, अब क्लाइमेट चेंज हो गया था। क्लाइमेट चेंज होगा तो ह्यूमन का जो है लाइफस्टाइल भी चेंज होगा, है ना। तो लाइफस्टाइल चेंज होगा मतलब अब ह्यूमन इंटरैक्ट करेगा सराउंडिंग के साथ, ह्यूमन खुलेगा, कुल मिलाकर वो अब ट्रैवल करना, ज़्यादा ट्रैवल करना शुरू करेगा। ज़्यादा ट्रैवल करना शुरू करेगा तो अपनी सराउंडिंग के बारे में जानना शुरू करेगा, ठीक है। अराउंड जो भी उसके जो भी उस टाइम पे तो जैसे फूड ग्रेन्स होते थे, तो वो तो ऑब्वियसली फूड ग्रेन जो है वो नेचुरली उगते थे, तो अब उनके बारे में भी उसको जानना शुरू करेगा। जैसे वीट के बारे में जानना शुरू करेगा या राइस के बारे में जानना शुरू करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो चुका है। अब बड़े बड़े घास के मैदान बनने शुरू होते हैं, ठीक है, ग्रासलैंड्स बनने शुरू होते हैं, और जो एनिमल्स थे वो भी ह्यूमंस के करीब आना शुरू होते हैं, ठीक है, और ह्यूमन भी जेंटल एनिमल्स के नियर बाई जाना शुरू करता है। सो दिस वाज द टाइम व्हेन ये सब स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड आई होप आपको मज़ा आ रहा है। सी देखो, इमेजिनिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। तो जब आप भी जब आप पढ़ते भी हैं ना, तो उसको इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है, एंड स्पेशली इन हिस्ट्री में उस चीज़ को इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हिस्ट्री बोरिंग हो जाती है। बट आई विल मेक श्योर कि बोरिंग ना हो, दैट्स वाई आई हैव मेड दीज स्लाइड्स वेरी इंटरेक्टिव। इसमें बहुत सारी पिक्चर्स इसीलिए लगाई हैं ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। एंड आपको इमेजिन करनी है उस चीज़ें, आपको लगभग 4000 साल 5000 साल पहले जाना है और उसके बारे में सोचना है दैट हाँ ह्यूमंस कैसे रहते रहे होंगे, दे आर हंटिंग, दे आर गैदरिंग। फिर धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एंड क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, दी ग्रासलैंड्स बन रहे हैं, और ह्यूमन जो है वो अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर रहा है। तो यू हैव टू इमेजिन दीज थिंग्स, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो इमेजिनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। सो अब हम बात करते हैं मीजोलिथिक एज के बारे में। मीजोलिथिक एज में क्या होता है, तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर वही लिखा हुआ है, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड with a shift to relatively warm condition in many areas. This led to the development of grasslands. तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा बर्फ़ पिघलनी शुरू करती है, क्योंकि आइस एज में थे ना हम, तो पेलियोलिथिक टाइम वाज द आइस एज टाइम। अब बर्फ़ पिघलनी शुरू करती है, तो विद दैट ग्रासलैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, और ग्रासलैंड्स बनने शुरू होंगे तो क्या होगा उसको हम आगे पढ़ेंगे। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डीर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल। तो इनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स थे जो ग्रासलैंड्स में सर्वाइव कर सकते हैं, इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, और अब इन एनिमल्स को ह्यूमन ने हंट करना शुरू किया और उनको फॉलो भी करना शुरू किया। एंड विद दैट जैसे वो उनको फॉलो करते थे, उनके बारे में उनकी जानकारी बढ़ने लगी, वो लर्न करने लगे अबाउट देयर हैबिटेट, देयर ब्रीडिंग सीजन्स। तो इनके बारे में उनको पता लगने लगा, ठीक है। It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. तो इसी के साथ अब ह्यूमन इनको हर्डिंग एंड रेयरिंग के बारे में सोचना शुरू करता है। आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट, यही टाइम था जब फिशिंग बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज द मीजोलिथिक टाइम व्हेन फिशिंग बिकम इंपॉर्टेंट। द डॉग वॉज द परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम। तो ये याद रखने वाली इन्फॉर्मेशन है कि डॉग जो है वो फर्स्ट एनिमल था जो इसको हमने टेम किया था, ह्यूमंस ने टेम किया था, ओके। नेक्स्ट, पीपल जो है एनकरेज्ड एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड, एंड दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल
and also the pig lived in herds. The sheep was domesticated first. Again, this is the information which you need to remember. तो ये information आपको याद रखनी है. Sheep was domesticated first. ओके, इसमें ये याद रखना था. नेक्स्ट, ये टाइम था जब पीपल स्टार्टेड उन्होंने ग्रेन्स को देखना शुरू किया, जो फूड ग्रेन्स थे ना, तो उनको उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया. तो दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम when several grain bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different part of the subcontinent. People probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. क्यों? अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो चुका था और ग्रासलैंड्स बनने शुरू हो चुके थे. तो जो ये ग्रेन फूड ग्रेन्स के जो ये रहे होंगे, उनको वो भी उग रहे होंगे अब, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है ना. तो अब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये ग्रासेस भी उग रहे होंगे ना, फूड ग्रेन के जो ग्रासेस थे वो उग रहे होंगे. तो अब ह्यूमन ने इनको ऑब्जर्व करना शुरू किया. ठीक है, और इसीलिए इस टाइम पे अब उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम इन ग्रेन्स के ग्रासेस को हम उगाना शुरू करते हैं. ओके, अब एक टर्म अगेन माइक्रोलिथ. तो माइक्रोलिथ कुछ नहीं होता, स्मॉल टूल्स होते हैं. स्मॉल टूल्स को हम माइक्रोलिथ कहते हैं और वो लगभग अ सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हाफ अ सेंटीमीटर वाइड जो होते हैं वो होते हैं. कुछ नहीं, माइक्रोलिथ मतलब स्मॉल टूल्स, दैट्स इट. ओके, अब क्या होता है, अब हम इम्पॉर्टेंट साइट पे पहुंच चुके. इम्पॉर्टेंट साइट है बगौर. बगौर इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट. तो हमने पेलियोलिथिक साइट पढ़ी थी, 4 थी. अब हम पहुंच चुके हैं मेसोलिथिक पे. सो द फर्स्ट एविडेंस ऑफ, तो बगौर में हमें क्या मिलता है, तो बगौर याद क्या रखना, मैं वो बताता हूँ. बगौर कहाँ है, राजस्थान में. एंड यहाँ पर क्या मिलता है, तो इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ डेड यहाँ पर बगौर में हमें मिलता है. तो इतना याद रखना है, बगौर इज़ अ इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ मेसोलिथिक एज. एंड यहाँ ये हमें कहाँ मिलती है साइट, राजस्थान में मिलती है. एंड यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या मिली है, इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ डेड. दैट्स इट, इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट इज़ आदमगढ़. आदमगढ़ इज़ इन MP, ठीक है, मध्य प्रदेश में है ये. एंड यहाँ पर वही जनरल चीज़ें हमें मिली हैं. इम्पॉर्टेंट चीज़ आदमगढ़ की क्या है कि हमें पर यहाँ पर एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश. तो यहाँ पर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिला है, ये याद रखना है. और बाकी वही पेंटिंग जो हमें जनरली मिलती है वही हमें यहाँ पर हंटिंग सीन्स एंड ऑल वही यहाँ पर मिले हैं. तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो लगभग बहुत जगह मिला है. बट याद क्या रखना है थोड़ा बहुत कि एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, अर्लीस्ट एविडेंस. ठीक, ओके, इतना याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना. विद दैट 2 ही साइट्स थी जो हमें उसमें पढ़नी थी. विद दैट वी हैव रीच टू द नियोलिथिक एज. अब हम मीजोलिथिक ख़त्म कर चुके हैं, अब हम पहुंच चुके हैं नियोलिथिक एज पे. अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट और चेंज हो चुका है. ह्यूमन अपने सराउंडिंग से बहुत अवेयर हो चुका है. अब ह्यूमन शुरू करेगा एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के बारे में अब यहाँ से हमें पता चलेगा. इट वाज द नियोलिथिक एज. तो एग्रीकल्चर विल बिकम द मेजर थिंग फॉर ह्यूमंस. तो मेजर फूड का सोर्स अब हम एग्रीकल्चर को यहाँ से शुरू करेंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हंटिंग एंड गैदरिंग बंद कर दी है, नहीं, हंटिंग एंड गैदरिंग ऑल्सो वो कर रहे हैं, बट एग्रीकल्चर भी अब स्टार्ट हो चुका है. दे बिकम फार्मर नाउ. अब वो फार्मर बन चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली हैं. दूसरी बात, हर्डिंग एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल शुरू हो चुका है. ठीक, तो इन चीज़ों को उन्होंने करना शुरू कर दिया. तो अब हम पढ़ते हैं इसको, नियोलिथिक एज को. तो क्या हो रहा है, मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली observed several things. The places where edible plants were found, how seeds broke off stalk, fell on ground and new plants sprouted from them. तो humans ने ये है ना ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था इस टाइम तक. ओके, तो अब क्या होता है, परहैप्स दे बिगन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स. तो वो अब इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स सो दैट दे कुड grow and seed could ripen, and in this way people became farmer.
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. नाउ एग्रीकल्चर विल बिकम प्रोमिनेंट थिंग. टूल्स भी इस टाइम पे आप पॉलिश्ड टूल्स बनाने लगे. क्यों? क्योंकि उनको एग्रीकल्चर करना है, तो उनको फाइन कटिंग एज देने के लिए, शार्प बनाने के लिए उन्होंने पॉलिश करना शुरू कर दिया था. याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू नो कि ह्यूमंस उस टाइम पे क्या क्या कर रहे थे. ठीक है. मोटार्स एंड पेजल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस. सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन्स. अगेन याद नहीं रखना, बस आपको जानना यह है कि नियोलिथिक पीरियड तक ह्यूमंस काफ़ी डेवलप कर चुके हैं. अब उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया है, तो उनको ना बहुत ही शार्प टूल्स चाहिए ताकि वो एग्रीकल्चर अच्छे से कर पाएँ. तो उन्होंने पॉलिश्ड टूल बनाने शुरू कर दिए हैं. इवन द टूल्स अब जो हैं वो बनते हैं बोन से भी उन्होंने बनाने शुरू कर दिए थे. दैट्स इट. इतनी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, विद दैट हम फर्स्ट साइट पे पहुंचते हैं. यहाँ से याद करना शुरू करते हैं. तो पहली जो इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है वो है बुर्जहोम. तो बुर्जहोम में हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या मिली हैं. ये नियोलिथिक साइट है एंड बुर्जहोम कहाँ पर है? कश्मीर में है. ठीक है. तो कश्मीर में पाई जाती हैं बुर्जहोम साइट, और यहाँ पर हमें हट्स और हाउसेस के बारे में पता चला है. अब बुर्जहोम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है वो ये है. एक्चुअली बुर्जहोम में हमें मिला है एक अंडरग्राउंड जो डग्ड पिट हाउस मिली है ना, जिसको ग्राउंड के अंदर खोदा गया है. तो पीपल बिल्ट पिट हाउसेस which were dug into the ground with steps leading into them, and these may have provided shelter in cold weather. तो अब ह्यूमन और भी तेज हो चुके हैं, है ना. उन्होंने वेदर के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी शुरू कर दी है. तो उन्होंने एक अंडरग्राउंड हाउस बना रखा है, और उसमें वो जो है ठंडियों के टाइम शेल्टर का काम आता है. इवन आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर ये भी पाया कि फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड हर्ट्स. मतलब गर्मियों में बाहर बनाएंगे एंड सर्दियों में अंदर खाना बनाएंगे उस हाउस के अंदर जो अंडरग्राउंड खोदी गई है. ठीक है. तो विच सजेस्ट दैट द डिपेंडिंग ऑन द वेदर पे डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड इधर इंडोर और आउटडोर्स. तो इंडोर और आउटडोर्स फूड बनाने के काम ये आती थी. दैट्स इट. बहुत याद नहीं रखना, बस याद क्या रखना है, दिस इज़ द साइट बुर्जहोम इज़ इन कश्मीर. और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या मिली है, पिट हाउस मिला है जो खोदा गया अंडर द ग्राउंड, और वहाँ पर हमें वो मिले हैं. ठीक है. मतलब जो कुकिंग हर्ट्स मिले हैं जो कि इंडोर एंड आउटडोर दोनों जगह हैं. जैसा वेदर होगा उसके अकॉर्डिंग वो मे भी खाना बनाते रहेंगे वहाँ पर. ओके, इतना ही याद रखना था. इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है अर्दन पॉट. अब स्टार्ट हो चुके हैं बनने अर्दन पॉट. तो मैनी काइंड ऑफ अर्दन पॉट हैव ऑल्सो बीन फाउंड, एंड दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स. तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि कौन सा टाइम था जब अर्दन पॉट्स बनने शुरू हो गए थे. इट वाज द नियोलिथिक टाइम. तो याद क्या रखना है हमें कि नियोलिथिक टाइम पर अर्दन पॉट्स भी बनने स्टार्ट हो चुके थे. दैट्स इट. एंड ये तो हम आइडिया लगा ही सकते हैं कि अर्दन पॉट्स किसके काम आते रहेंगे. तो क्योंकि एग्रीकल्चर शुरू हो गया था तो स्टोरिंग के काम आते रहेंगे, स्टोरेज के काम आते रहेंगे, और इवन हो सकता है वो इस पर फूड भी बनाते रहेंगे. ठीक. People began using pot for cooking food, yes, and especially grain like rice, wheat, and lentils that now became an important part of diet. Besides, they began weaving clothes using different kind of material, for example, cotton, and could now be grown. तो एक और चीज़ याद रखने वाली चीज़ क्या है कि इनके अलावा उन्होंने क्लोथ की वीविंग भी करनी शुरू कर दी थी, और मे बी वो किसका यूज़ करते रहेंगे, कॉटन का यूज़ करते रहेंगे उस टाइम तक. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता चली यहाँ से. इतना ही याद रखना था. तो याद कर रखना नियोलिथिक टाइम में क्या हो रहा है, अर्दन पॉट्स बन रहे हैं. अर्दन पॉट में भी स्टोरिंग एंड फूड, कुकिंग ऑफ फूड के काम आ रहे होंगे, और इवन इस टाइम पर वो उन्होंने क्लोथ की वीविंग करनी शुरू कर दी थी. दैट्स इट. ओके, अब क्या हो रहा है, अदर फाइंडिंग्स ऑफ मेहरगढ़. अब मेहरगढ़ में भी कुछ फाइंडिंग्स में मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज मेहरगढ़ में हमें मिले हैं, एंड ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, सम ऑफ विच मे हैव यूज फॉर स्टोरेज. याद रखने वाली चीज़ नहीं है, बट याद क्या रखना है, ठीक है, थोड़ा बहुत हमें याद होना चाहिए कि मेहरगढ़ में हमें रेक्टेंगुलर हाउसेज
मिले हैं, और मे बी वो किसके लिए यूज़ होते रहेंगे, स्टोरेज के लिए यूज़ होते रहेंगे। बस वैसे यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछती है, बट हाँ मे बी स्टेट पीसीएस में कहीं पे क्वेश्चन बन सकता है कि मेहरगढ़ में ये सब मिला, बट ऑब्वियसली वो जनरली होगा, तो येस, उसका आंसर येस ही होगा। ओके, मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो मेहरगढ़ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास, ये तो हमें पता ही है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर वुमेन एंड मेन लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट, तो अगेन प्रोबेबली है, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड रियर शीप एंड गोट फॉर फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, अगेन नॉट टू रिमेंबर। It is one of the earliest villages that we know about, तो one of the earliest है। An archaeologist who excavated the site found evidence of many kinds of animal bones from the earliest levels, ठीक है, तो इसमें से कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, बस याद रखना मेहरगढ़ इज़ अ इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट, और ये लगभग पाकिस्तान के पास है, जैसे कि हमें पता है। इवन ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पास नहीं है, पाकिस्तान में ही है, दैट्स इट। ओके, मेहरगढ़ में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिली है, बरियल्स मिले बहुत सारी, ठीक है, और वहाँ पर मिला क्या है कि डेड पर्सन के साथ जो है, ये वॉज है WS वॉज, जो है वो गोट्स भी बरी की गई है नीचे, जो कि प्रोबेबली उस टाइम पे एक मान्यता रही होगी कि ये अगले जन्म में, नेक्स्ट वर्ल्ड में इसको खाने के काम आएगा मृत्यु के बाद नेक्स्ट जन्म का उनका कुछ रहा होगा सिस्टम, वो भी मानते रहेंगे इन बातों में कि अगला जन्म होता है ह्यूमन का, तो हो सकता है वो मानते रहेंगे कि ये जो गोट है इसके साथ बरी की गई है, वो नेक्स्ट वर्ल्ड में इसके खाने के काम आएगी। ओके, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगली जो इम्पॉर्टेंट साइट है वो है देवजली हैडिंग। देवजली हैडिंग जो है वो है आसाम के पास है एक्चुअली में, तो ये ब्रह्मपुत्रा वैली पे है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा वैली पे है, ये याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज़। हियर स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोटार्स एंड पेजल्स हैव बीन फाउंड, these indicate that the people were probably growing grain and preparing food from it, not that important, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। Other findings include jadeite, a stone that may have been brought from China, tools made of fossil wood, and ancient wood that was hardened into stone, and pottery were also found, not that important, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत जगहों पे मिली होंगी ना, तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं था। एक्चुअली यूपीएससी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं वहाँ से पूछता है, बहुत ही जनरलाइज है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट हाँ अगेन हमें जानना था इंपॉर्टेंट साइट ऑफ इंपॉर्टेंट न्योलिथिक साइट के बारे में, तो देवजली हैडिंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट न्योलिथिक साइट, एंड इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की एक अकेली इंपॉर्टेंट साइट हमने पढ़ी है। ओके, विद दैट हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पार्ट नंबर 1 का सब पार्ट नंबर 1 ख़त्म कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, एंड दिस इज़, जो मैं आपको कह रहा था कि आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये वो नोट्स हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैंने पूरे समराइज नोट्स दिए हुए हैं, यही चीज़ें आपको याद रखनी है। तो स्टोन एज को मैंने 4 पार्ट्स में ब्रेक किया था। पहला था टाइम लाइन, दूसरा था पेलियोलिथिक फेज, देन मीजोलिथिक एज, एंड देन नियोलिथिक एज। फर्स्ट टाइम लाइन में हमने पढ़ा था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ वॉज फॉर्म्ड, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ बिगन, 6 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट मैन अपीयर्ड इन अफ्रीका बट नॉट डिफरेंट फ्रॉम एप, 2 मिलियन ईयर्स अगो मॉडर्न मैन अपीयर्ड इन अफ्रीका, एंड इस टाइम को हम क्वाटर्नरी फेज कहते हैं। 2 मिलियन BC से 12,000 BC को हम आइस एज, जिसको प्लिस्टोसीन भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया, एंड फ्रॉम 12,000 ऑनवर्ड इसको होलोसीन कहेंगे। तो प्लिस्टोसीन को ही आइस एज भी कहते हैं, फ्रॉम 2 मिलियन BC टू 12,000 BC, और 12,000 BC जो मेजोलिथिक और नियोलिथिक फेज़ है उसके बाद को हम होलोसीन कहते हैं उसको। दैट्स इट, इतना याद रखना है, इसको भी इवन रटना नहीं है, ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है। ओके, नेक्स्ट था हमारा इंपॉर्टेंट पेलियोलिथिक एज। इसमें इसका टाइम पीरियड हमें पता है 2 मिलियन BC से 12,000 BC तक ये चलता है। इस टाइम पे लोग क्या करते थे, ह्यूमंस हाउ दे लिव, दे हंट, तो पीपल वर हंटर्स। मेगालिथ मैंने टर्म आपको पढ़ाया था, लार्ज स्टोन फॉर्म्ड एज अ केव, तो एक स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट साइट तो हमने पढ़ा था भीमबेटका, जो कि MP में नर्मदा रिवर के पास। दूसरी था हंसकी, वो कर्नाटक में है, तुंगभद्रा रिवर के पास, एंड कुर्नूल अगेन इन आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा रिवर के पास। तो ये हमने पढ़ा था, एंड दिस मच ओनली यू नीड टू रिमेंबर। जब आपको रिवाइज भी करना होगा तो इसी में से रिवाइज करना है, और कहीं से रिवाइज नहीं करना। जो हमने पीछे पढ़ा वो अब पीछे छूट चुका है, इसी में से हमें सब कुछ रिवाइज करना है। ओके, अगली जो हमने
इंपॉर्टेंट फेस एज पड़ी थी विच वॉज मेसोलिथिक एज। ये 12,000 BC से 10,000 BC तक चलता है। पीपल स्टार्टेड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड शीप था, है ना, पढ़ा हमने, एंड डॉग माइट बी द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने बताया था आपको। फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी इस टाइम तक। फूड गैदरिंग भी यहाँ पर चल रही थी। अभी एग्रीकल्चर उतना प्रोमिनेंट नहीं है इस टाइम तक, ठीक है। माइक्रोलिथ, अभी एग्रीकल्चर एक्चुअली स्टार्ट ही नहीं हुआ। एक्चुअल एग्रीकल्चर हम नियोलिथिक से स्टार्ट करेंगे। माइक्रोलिथ क्या होते हैं, तो मैंने बताया था स्मॉल शार्प टूल्स होते हैं, स्टोन टूल्स होते हैं, वो उसको माइक्रोलिथ कहते हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स इस टाइम की, भीमबेटका हमने पढ़ा था, बगौर जो कि राजस्थान में था, और बगौर में हमें क्या मिला था, इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ डेड। लार्जेस्ट साइट हमने पढ़ी थी आदमगढ़ जो कि एमपी में है, और क्या क्या मिला था, पेंटिंग। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी हमें कहाँ से मिली है, आदमगढ़ से मिली है। ये आजमगढ़ हो गया है, एक्चुअली ये आदमगढ़ है, ठीक है। थोड़ी करेक्शन करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ओके। तो अगली जो इम्पॉर्टेंट साइट है वो हमने पढ़नी है, सॉरी, अगली जो इम्पॉर्टेंट एज है विच इज़ न्योलिथिक। न्योलिथिक में हमने पढ़ा फ्रॉम 10,000 टू 12,000 BC अप्रॉक्सीमेटली। फर्स्ट यूज़ ऑफ पॉटरी, इंपॉर्टेंट, फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। फर्स्ट यूज़ ऑफ पॉटरी कब शुरू हो गई थी, इट वॉज द न्योलिथिक टाइम। इट वॉज द फेज टूवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ, क्योंकि हमने क्या करना शुरू कर दिया था, ह्यूमन्स ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था। इंपॉर्टेंट साइट तो हमने पढ़ा बुर्जहोम इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, और क्या मिला है हमें यहाँ पे पिट हाउसेस, पॉट्स। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ पर क्या मिले हैं, अर्लीस्ट एग्रीकल्चर कम्युनिटी हमें मेहरगढ़ में मिली है। डिस्पोजल ऑफ डेड विद गोट, ये भी हमने पढ़ा। रेक्टेंगुलर स्क्वायर हाउसेस, ये भी हमने पढ़ा था। देवजली हर्डिंग दूसरी जो थी आसाम में, और यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट चीज मोटास, पेजल्स, जेडाइट स्टोन, ये तो हमें लगभग सभी जगह मिले होंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दिस इज़ इट, इतना ही था, इतना ही आपको याद रखना है। आई होप आपको बहुत मज़ा आया ये सब पढ़ने में, आपने बहुत कुछ इमेजिन किया और आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो गई हैं। नाउ विद इन दिस वे आप, बिकॉज दिस इज़ द ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन ना, क्योंकि बहुत ही ऑर्गेनाइज की हुई है। स्टोन एज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर हर पार्ट की इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। दिस इज़ द वे, यही तरीका है पढ़ने का, एंड आई होप आप इसी तरीके से पढ़ेंगे आप, ठीक, ओके। इवन जब आप नोट्स भी बनाएंगे ना, तो आप इसी तरीके से पढ़ेंगे। अब आपको ना इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको रिवाइज़ करेंगे ना, तो टेक अप, एक पेपर लेना और उसमें ऐसे ही बनाना, स्टोन एज, फिर उसके 4 पार्ट्स करना ऐसे ही जैसे मैंने किए हुए, है ना। पीलिथिक पी लिख देना, फिर टाइमलाइन को TL लिख देना, टाइमलाइन, फिर पीलिथिक को P लिखना, एंड अगली को मेसोलिथिक को M लिख देना, एंड न्योलिथिक को N लिख देना, ऐसे। अब इसमें इंफॉर्मेशन याद करने का ट्राई करना। मुझे पता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद आ जाएगी कि 4.6 में अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, फिर 3.5 बिलियन से लाइफ स्टार्ट हुई थी इन अर्थ, एंड ऐसे करके आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एक पेज में, है ना, जो हमने कंप्लीट पढ़ा, इवन एक पेज भी नहीं, आधा पेज लगेगा, और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें आ जानी चाहिए। तो इन दिस वे जब आप खुद से रिवाइज़ करेंगे तो आपको ऐसे ही रिवाइज़ करना है, रिकॉल करना है ऐसे करके, और दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको खुद से इसको पढ़ना है और फिर आपको ऐसे बनाना है। आई होप आपको समझ आए। इवन जब आप करेंगे ना, ट्रस्ट मी, आपको बहुत मज़ा आएगा। जब आप ऐसे रिकॉल करेंगे और ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ओके। अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं, जो कि है, देखो, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए नहीं, बट जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, प्रिपरेशन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब हम वही देखने वाले हैं। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आए हुए, बट अगेन ये ना पढ़ने में बहुत मज़ा आता है इस टॉपिक को, ओके। तो सिविल सर्विसेज 1980 में एक क्वेश्चन आया था, न्योलिथिक पीरियड ऑफ एज इज़ नॉट कैरेक्टराइज बाई, कि न्योलिथिक पीरियड में क्या नहीं हो रहा था। एग्रीकल्चर हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, ओके। नीचे चलते, फिशिंग हो रही थी, फिशिंग तो स्टार्ट हो गई थी ना, मैंने बताया था मीजोलिथिक टाइम में ही फिशिंग इंपॉर्टेंट बन गई थी, तो फिशिंग भी चल रही थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यस, हमने पढ़ा ना कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू किया था। क्या नहीं हो रहा था, यूज़ ऑफ कॉपर, यूज़ ऑफ कॉपर अभी भी नहीं हो रहा था, क्योंकि न्योलिथिक टाइम है, एंड न्योलिथिक टाइम को हम किस में रखते हैं, स्टोन एज में रखते हैं ना, स्टोन एज में रखते हैं। तो स्टोन में रखते हैं तो यूज़ ऑफ कॉपर नहीं था। कॉपर अभी हम जब हम चैल्कोलिथिक फेज पढ़ेंगे तब हम उसमें कॉपर एंड ब्रॉन्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ द आंसर। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है उस टाइम का, तो यूज़ ऑफ कॉपर। तो ए गलत, बी गलत, डी गलत, तो आंसर है सॉरी, ए गलत, सी गलत, डी गलत, आंसर है हमारा बी, ठीक है। आंसर हो गया हमारा
मैं दोबारा इसको कर देता हूँ, आंसर विल बी बी। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था सिविल सर्विसेज 1988 में, मैन पास्ड फ्रॉम फूड गैदरिंग स्टेज टू द फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज इन द, तो फूड गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन कब शुरू हुआ था? पेलियोलिथिक में नहीं, हंटर एंड गैदरर था। चैल्कोलिथिक फेज काफ़ी आगे की बात कर रहे हो, तो इसका तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले ही हम फार्मर ह्यूमंस फार्मर बन गए थे। मीजोलिथिक में थे क्या? नहीं, अभी भी वो एक्चुअली वो अभी एनवायरनमेंट को समझ ही रहे थे, तो इस टाइम पे भी नहीं हुआ था। एक्चुअली में ये नियोलिथिक एज था जब हमने फूड प्रोडक्शन शुरू किया था, एक्चुअल फूड प्रोडक्शन हमने शुरू किया था। मीजोलिथिक में भी हम उन चीज़ों को ना ऑब्जर्व कर रहे थे, जैसे हम राइपनिंग ऑफ दोज ग्रेन के जो वो थे, पौधे थे, उनको हम देख रहे थे, बट उस टाइम पे एक्चुअल फूड प्रोडक्शन हमने शुरू नहीं किया था ना, खुद से हमने उनको उगाना शुरू नहीं किया था, वो जो फूड ग्रेन्स थे उनको उगाना शुरू नहीं किया था। इट वॉज द नियोलिथिक टाइम जब हमने फूड प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, ह्यूमंस ने फूड प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन पूछता है द स्टोन एज पीपल हैड द फर्स्ट डोमेस्टिक, तो पहला किस चीज़ को डोमेस्टिकेट किया था? एश नहीं, इसके बारे में नहीं पढ़ा। डॉग, डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, टेम किया था, बट इट वॉज द शीप, आंसर इज शीप, जिसको हमने फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वॉज द शीप, तो आंसर विल बी शीप। विद दिस हमने पूरा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सब पार्ट नंबर 1 ख़त्म कर लिया है। आई होप आपको मज़ा आया है, एंड इन दिस वे आपको पढ़ना है, एंड जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन आज हमने पढ़ी है ये मीन्स में एक्चुअली में हेल्प करती है। जिस तरीके से हम बुक को रीड करते रहते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें हेल्प नहीं करती। इन दिस वे ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू इन मीन्स। आई होप आपको मज़ा आया, एंड इफ़ यू enjoyed it then please आप अपने कमेंट्स अपने आपको मज़ा आया नहीं आया आप कमेंट्स में बता सकते हैं, एंड प्लीज़ जिसको मज़ा आया, इवन जिसको नहीं भी मज़ा आया एंड जिसको बोरिंग लगा, प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वेदर यू एंजॉय एंड नॉट। सो दिस इज़ इट फॉर दिस। मैं आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। इफ़ यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग वट एक्चुअली आई वॉन्ट टू टेल यू, एक्चुअली इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट इफ़ यू आर स्टडिंग, अगर आप मेहनत कर ही रहे हैं तो ऑर्गेनाइज तरीके से करिए, ऐसे नहीं कि किताब खोल के बैठ गए एंड शुरू कर दिया, नो। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस कि कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद, कोई भी टॉपिक ख़त्म करने के बाद प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देखें। मैं पहले ही भी बता चुका हूँ कि आपका प्रिपरेशन का 50% ऑफ टाइम किस में जाना चाहिए? PYQs में जाना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली ये जो है ये एज अ गाइड की तरह, PYQs गाइड की तरह काम करते हैं। UPSC ने कभी नहीं पूछा कि कभी नहीं बताया एक्चुअली कि कौन से या किस तरीके को उनका माइंडसेट है। एग्जामिनर जब क्वेश्चंस बनाता है तो उनका माइंडसेट क्या है? इट इज़ द PYQs विल टेल यू कि वो क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज़ द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर व्हेन जब वो क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं। तो प्लीज़ कोई भी कॉन्सेप्ट ख़त्म करने के बाद आप PYQs ज़रूर देखें। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।